ठीक है। तो बुकलेट के लास्ट में आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ ग्राफ वाले क्वेश्चंस होते होंगे, जिसमें ग्राफ और साई में ऐसे कुछ वेरिएशन दिखाया था। तो आज हम वही देखेंगे कि एक्चुअली में ये ग्राफ का जो वेरिएशन था उसका क्या मतलब है। ठीक है। तो साई तो आप लोग को पता ही है क्या होता है। ठीक है। साई क्या बताता है? वेव फंक्शन है। कल का लेक्चर नहीं आया, ठीक है, मैं अभी बात करती हूँ। जो लेक्चर अपलोड करते हैं क्लास के बाद उनसे बोलती हूँ, क्योंकि मैंने तो कल ही दे दिया था लेक्चर उनको अपलोड करने के लिए। हाँ, तो आते हैं हम पहले लास्ट क्लास एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बताओ नोड्स क्या होते हैं। नोड, एक बच्चे ने मुझे पुरानी वीडियो दिखाई मेरी कि जिसमें मैंने नोड में शायद गलती से साई स्क्वायर को मैंने मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बोल दी है, लेकिन साई स्क्वायर क्या होता है? मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी साई स्क्वायर नोड पर क्या होगा? 0 होगा, और एंटी नोड पे साई स्क्वायर क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ये बात तो क्लियर है ना सबको? वो शायद मैंने गलती से वहां पे बोल दिया है कि नोड पे साई स्क्वायर इक्वल्स टू मैक्सिमम है, बल्कि वो मिनिमम होगा। ठीक है, तो वो करेक्ट कर लेना। नोड वो जगह होता है जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, तो साई स्क्वायर 0 हो जाएगा। जबकि एंटी नोड बाकी सारा जो ऑर्बिटल वाला जो जगह है, मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, दैट इज एंटी नोड। ठीक है, तो ऑर्बिटल बोल दो या एंटी नोड बोल दो, बात एक ही है। ठीक है, लेकिन नोड में क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन विल बी 0। ठीक है, अब हमने देखा था कि नोड दो तरह का होता है। साई स्क्वायर मैक्सिमम होगा, हाँ, ऑर्बिटल के पास प्रोबेबिलिटी सबसे मैक्सिमम होगी ऑर्बिटल के आसपास, तो साई स्क्वायर मैक्सिमम होगा ऑर्बिटल के पास। ऑर्बिटल बोल दो या फिर एंटी नोड बोल दो, बात एक ही। ठीक है, एक्सियल नॉन एक्सियल, बेटा एक्सियल और नॉन एक्सियल तो हमने डी में देखा था ना, कंफ्यूज मत हो। एक्सियल नॉन एक्सियल तो हमने डी में देखा था। डी एक्स वाई जो बिटवीन द एक्सेस होता था वो नॉन एक्सियल, और जो अलोंग द एक्सेस होता था वो एक्सियल होता था। ठीक है, तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये सारे क्या थे? नॉन एक्सियल। और एक्सियल हमारा डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था अलोंग द एक्सेस। याद आया? नोड की बात करते हैं, जो हमने कल लास्ट में डिस्कस किया था। एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ कि नोड जो होता है वो जगह होता है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। ठीक है, नोड दो तरह का होता है, एंगुलर नोड जिसको मैं एन से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और होता है रेडियल नोड। रेडियल नोड का बात सिंपल सा है कि एंगुलर नोड होगा वो अलोंग द किसी भी लाइन होगा, तो अलोंग द लाइन होगा मतलब अलोंग द एक स्पेसिफिक एंगल होगा। ठीक है, तो अलोंग द स्पेसिफिक एंगल बोल दो या फिर अलोंग द लाइन बोल दो, तो वो हो जाएगा एंगुलर नोड। जबकि रेडियल नोड होगा वो पूरा 3 डायमेंशन में स्फेरिकल शेप में होगा, और कहीं भी हो सकता है 3 डायमेंशन में रेडियल नोड। ठीक है, मतलब स्फेरिकल में कहीं भी हो सकता है। तो ये था हमारा रेडियल नोड और एंगुलर नोड। ठीक, तो जो रेडियल नोड होता है, हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि रेडियल नोड क्या हो जाएगा, कि n माइनस एल माइनस वन। एन एल एम हमें पता है। एंगुलर नोड होता है बराबर n। टोटल नोड क्या हो जाएगा? ए एन प्लस आर एन। कितना हो जाएगा? n माइनस एल माइनस वन प्लस एल, तो माइनस एल प्लस एल कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल नोड किसी में भी कितना होगा? n माइनस वन के बराबर। ठीक है, n माइनस वन के बराबर कह लो या फिर ए एन प्लस आर एन कह लो। ठीक है, फिर हमने देखा था नोडल प्लेन क्या होता है। नोडल प्लेन मतलब नोडल प्लेन जिस प्लेन के अलोंग नोड हो उसको हम कहेंगे, जिस प्लेन के अलोंग प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 हो उस प्लेन को हम नोडल प्लेन बोलेंगे। ठीक है, तो नोडल प्लेन बराबर होता है एल। इतनी बात हमने की थी। और हमने क्या देखा था कि जो एस होता है, तो एस ऑर्बिटल के लिए तो रेडियल नोड हो सकता है, क्योंकि वो क्या होता है? स्फेरिकल शेप का हो सकता है। लेकिन एंगुलर नोड नहीं होगा कोई, क्योंकि एंगुलर में आप अगर स्फीयर की बात करो तो ऐसा कोई भी एंगल नहीं होगा जहां पे आपको नोड मिले। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन हमेशा कुछ ना कुछ मिलेगी। आगे बात समझ में? तो ये हो गया एंगुलर नोड और रेडियल नोड। अब हम आते हैं एक बार श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में, जो उसने साई के बारे में बात बताई थी कि साई क्या था? एक वेव फंक्शन था, है ना? साई क्या था? एक वेव फंक्शन था। और वेव फंक्शन देखो, फंक्शन है तो अलोंग एक्स वाई और जेड, क्योंकि वेव क्या होता है? तीनों डायरेक्शन में होता है ना?
तो अलोंग एक्स डायरेक्शन देखो, साई जो होता है एक वेव फंक्शन है, और ये किसका फंक्शन होता है? अब जो मैथ्स वाले स्टूडेंट है उनको ज्यादा समझ में आ रहा होगा, लेकिन बायो वाले घबराएंगे नहीं, क्योंकि इससे कुछ लेना देना है नहीं इसका खास। बस मैं इतना बताना चाह रही हूँ कि साई जो है एक वेव फंक्शन है, और वो किस किस का फंक्शन है कि एक तो अलोंग द रेडियस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन किस रेडियस के अलोंग मिल रहा है, एंड किस थीटा या फाई के अलोंग मिल रहा है, मतलब किस एंगल पे मिल रहा है। ये थीटा और फाई क्या है मैं अभी बताती हूँ। तो ये देखो, मान लो ये आपका एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, और ये जेड डायरेक्शन। अब ये जो मैंने बात बताई इसको मैं ग्राफिकली समझाना चाहती हूँ कि जो साई है वो किसका किसका फंक्शन है, साई अलोंग द रेडियस एंड साई अलोंग द एंगल। एंगल थीटा भी हो सकता है, फाई भी हो सकता है। इसका क्या मतलब है, मान लो यहाँ पे एक क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जिसका डिस्टेंस कितना है, आर है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्स वाई डायरेक्शन में नहीं है, एक्स वाई प्लेन में नहीं है, ये है ये पेपर से थोड़ा ऊपर, ये जहाँ पे मेरा पेन रख है ना, ये वहां पे। अब मैं वो तो दिखा नहीं सकती हूँ, इसलिए मैंने उसको इस पेपर पे दिखा दिया है। तो ये कहाँ है, एक स्पेस में है, इस पॉइंट पे जहाँ पे ये पेन की निब दिखाई दे रही है। ये एक्स अलोंग के अलोंग द एक्स भी है, अलोंग द वाई भी है, अलोंग जेड भी है। समझ में आई मेरी बात इतनी? ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है किसी भी स्पेस में, और ये है हमारा ओरिजिन। ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर प्रेजेंट है, आर डिस्टेंस पे। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो, अब इसका ओरिजिन से एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस हो जाएगा, थीटा। जो थीटा है वो है इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है। और अगर मैं इसको ऐसे कर दूं अलोंग वाई और जेड, तो इसका एंगल कितना हो जाएगा वाई और जेड में, वाई। तो समझ में आ गया, आई आर क्या है, थीटा क्या है, और फाई क्या है। ठीक है। तो ये जो है साई जो वेव है, ये किसका किसका फंक्शन है, साई ऑफ आर और साई ऑफ थीटा एंड फाई। इतनी बात समझ में आ गई? देखो जो वेव है, सिंपल सी बात है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। साई क्या है, एक वेव का फंक्शन है। अब वेव का फंक्शन क्या होगा, अलोंग द एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन। इतनी बात समझ में आती है? अब ये जो एक्स वाई जेड है, ये अलोंग द रेडियस हो सकता है, और वो जो इलेक्ट्रॉन है वो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है इसके पे डिपेंड करेगा, और किस पे डिपेंड करेगा कि वो कितना एंगल बना रहा है। ठीक है। एंगल हमने देखा दो तरह से है, एक तो थीटा और एक फाई। बस इतनी सी बात है, जिसको मैंने ग्राफिकली थोड़ा समझाया है, तो आप लोगों को थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा। ठीक है। तो जो वेव है, वेव फंक्शन वो किस पे डिपेंड कर रहा है कि एक तो कितना रेडियस है, थीटा जो है वो स्पेस में एक एंगल बना रहा है वाई के साथ और जेड के साथ। ओरिजिन से वाई और जेड का जो एंगल है वो है फाई, और एक्स का एंगल जो है वो है थीटा। ठीक है। एक्स वाई डायरेक्शन, एक्स वाई प्लेन में जो एंगल है वो है थीटा, और एक्स जेड प्लेन में जो एंगल है वो है फाई। अब आई बात समझ में? ठीक है। कोई अगर नहीं समझ में आ रहा है, कोई उसकी बात नहीं है। देखो मैं अभी आपको रीड आउट कर देती हूँ, ये क्या है कि ऑर्बिटल जो है, जो मैंने चीज बताई उसी का एक मैं थ्योरी बोल देती हूँ, इसमें मैं दिखाती हूँ अच्छे से। ये क्या है आपका, ऑर्बिटल जो है वो वेव फंक्शन होता है। ठीक है। ऑर्बिटल वेव फंक्शन क्या होता है, पाई। और ये किस किस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, एक तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है। अगर साइज स्क्वायर कर दो तो क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी के बारे में बताता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है। वेव फंक्शन है इसलिए वो डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस भी बताएगा। ठीक है। और साई जो होता है वो प्रोडक्ट होता है किसका, एक तो साई आर का और साई थीटा और फाई का। हमें ये जानने की जरूरत नहीं है थीटा और फाई क्या है। देखो साई आर क्या है, रेडियल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन, और थीटा और फाई क्या है, क्योंकि ये एंगल बता रहे हैं इसलिए ये कौन सा फंक्शन है, एंगुलर पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन। अब वेव फंक्शन है इसलिए उसका दो पार्ट होगा, एक तो अलोंग द रेडियस होगा और किस एंगल पे होगा। तो ये थीटा और फाई मत भूल जाओ क्या है, सिर्फ इतना याद रखो कि ये दो पार्ट में डिपेंड करेगा, एक तो रेडियल पार्ट और एक एंगुलर पार्ट। ठीक, क्लियर है? अब देखो जो रेडियल पार्ट होता है वेव फंक्शन का, वो डिपेंड करेगा एन और एल पे। ठीक है। और ये हमें आइडिया देगा साइज ऑफ द ऑर्बिटल का। ठीक है। और जो एंगुलर पार्ट है वो डिपेंड करेगा एल,
दैट इज एजिमुथल क्वांटम नंबर, और उसका ओरिएंटेशन क्या है? ओरिएंटेशन नहीं, लिखना नहीं है, मैं इसका स्क्रीनशॉट दे दूंगी या फिर इसका फोटो खींच के दे दूंगी, वो लिख लेना तुम लोग, ठीक है? अभी सिर्फ समझ लो, ठीक है? तो रेडियल पार्ट देखो कौन डिसाइड कर रहा है, एक तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर, ये दोनों चीजें हमें क्या बताएंगी? ऑर्बिटल का साइज कैसा है ना? और एंगुलर पार्ट जो है, एंगुलर पार्ट कौन बताएगा? एल तो बताएगा कि कौन सा हमारा सबशेल है, और सबशेल में कौन सा ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन कौन बताता था? एम बताता था, याद करो। तो एम क्या बताएगा? एल और एम हमें एंगुलर पार्ट बताएगा वेव फंक्शन का, ठीक है? तो एंगुलर पार्ट से हमें क्या पता चलेगा? शेप के बारे में, ठीक? ठीक है, मतलब अगर आपको दिया हो कोई वेव फंक्शन, साइज बताएगा एन और एल, मतलब रेडियल पार्ट, और एल और एम हमें शेप बताएगा। ऑर्बिटल का बेटा और किसका शेप होता है? इलेक्ट्रॉन का तो शेप हमें जानना नहीं है, हमें ऑर्बिटल का ही शेप जानना है, पी एक्स पी वाई पी जेड डी एक्स वाई डी वाई जेड, या एस ऑर्बिटल है या एफ ऑर्बिटल है। तो ये सारी चीजें रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन से पता लगती है, ठीक है? अगर जैसे साई आपको 420 गिवन है, तो इसका क्या मतलब है? इसमें हमें एन एल और एम की वैल्यू दी हुई है, ठीक है? तो अगर साई 420 है, मतलब एन की वैल्यू है 4, एल की वैल्यू है 2 और एम की वैल्यू है 0, तो क्या हो जाएगा? कौन सा ऑर्बिटल है ये? कोई बता सकता है कैसे लिखेंगे इसको? 4D, देखो जो 0 होता है ना, वो जनरली हम क्या करते हैं? जेड स्क्वायर को लेते हैं, मतलब जेड वाले एक्सेस को 0 लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 4D जेड स्क्वायर, ठीक है? 4D जेड स्क्वायर। एम इक्वल्स टू 0 जनरली हम जो रेफरेंस लेते हैं वो जेड को लेते हैं, ठीक है? तो जब भी अगर मान लो पी के 3 ऑर्बिटल हैं, ठीक है, -1, 0 और 1, तो इसको हम ले सकते हैं पी एक्स या पी वाई, इसको लेंगे पी एक्स या पी वाई, ठीक है? तो ये वाला क्या हो जाएगा? 0 को हम रेफरेंस लेते हैं, तो फिर ये क्या हो जाएगा? पी जेड, ठीक है? सिमिलरली डी जेड स्क्वायर हम किसको लेंगे? 0 वाले को लेंगे, ठीक है? ये एजम्पशन लेके चलते हैं हम। अब देखो इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं हम। क्वेश्चन आते हैं इस पे ग्राफ वाले। तो देखो साई क्या है? साई क्या है? वेव फंक्शन है, ठीक है? और आर क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस है। यदि बात समझ में आती है, तो जनरली जो आपका इसमें ग्राफ वाले क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं साई वर्सेस आर के, पहला। जो दूसरा आता है वो होता है साई स्क्वायर वर्सेस आर। साई स्क्वायर वर्सेस आर का क्या मतलब है? प्रोबेबिलिटी वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो जैसे जैसे डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस बढ़ता जाएगा, प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होता जाएगा? मतलब 0 होता जाएगा। और होता है एक 4 पाई स्क्वायर साई स्क्वायर वर्सेस आर, ठीक है? तो ये 3 तरह के ग्राफ पूछे जाते हैं। हमें कुछ नहीं समझना है इसमें, सिर्फ ये समझना है कि ग्राफ का मतलब क्या है, ठीक है? तो अगर मैं थोड़ा आइडिया दूं, साई और आर का ग्राफ हमें पूछ रहा है, ठीक है? मुझे बताओ, और ये पूछ रहा है 1s ऑर्बिटल के। तो 1s ऑर्बिटल कैसा होता है? स्फेरिकल होता है, ठीक है? और साई क्या, मान लो साई इंफिनिटी हो जाए, अगर साई इंफिनिटी हो जाए, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस क्या हो जाए? सबसे पास हो जाए। डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस जितना पास होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी है 1s में। क्या डिस्टेंस इक्वल्स टू 0 कभी ओरिजिन हो सकता है? डिस्टेंस इक्वल्स टू 0, आर इक्वल्स टू 0 कभी हो सकता है? नहीं। क्या साइज इक्वल्स टू 0 कभी हो सकता है? क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन भी हमेशा क्या रहेगा? कुछ ना कुछ रहेगा। तो साई और आर की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये दोनों ही कभी 0 नहीं हो सकता। तो इस तरह का जो ग्राफ आ रहा है, ये भी टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, ये भी टेंडिंग टुवर्ड्स 0। तो 1s में नोड होता है क्या? बताओ। 1s की बात कर रहे हैं, 1s में कभी नोड होगा? नहीं होगा, ना रेडियल नोड होगा ना एंगुलर नोड होगा।
ये तो हमने बात की थी, ये है 1s और यहाँ पर है आपके इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, और यहाँ पे कोई नोड नहीं है, मतलब इन्फिनिटी पे भी आप r इक्वल्स टू इन्फिनिटी अगर मैं ले जाऊं तब भी वहां पे कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन के मिलने की, मतलब कोई ना कोई वेव फंक्शन होगा ही वहां पे, ठीक है। 1s का समझ में आ गया। अगर मैं 2s की बात करती हूँ तो बताओ 2s में कितने नोड्स होते हैं? 2s में एक नोड होता है, मतलब एक बार ये न्यूक्लियस एक बार ये क्या करेगा, r को कट करेगा, साई तो कभी जीरो हो नहीं सकता, है ना, साई तो कभी जीरो हो नहीं सकता, मतलब ये क्या करेगा, ये एक्सेस को एक बार कट करेगा और फिर क्या करेगा, मतलब यहां से नेगेटिव आएगा और एक बार कट करके और दोबारा क्या हो जाएगा, इंफिनिटी की तरफ चला जाएगा। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, नोड आ गया, क्योंकि नोड है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो, देखो इस डिस्टेंस पर क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो, ये कौन सा डिस्टेंस है, ये 1s और ये 2s, ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला, ये वाला, इतने डिस्टेंस पे प्रोबेबिलिटी जीरो है, मतलब हमें साई को जीरो करना पड़ेगा, तो साई को जीरो करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार ओरिजिन पे कट कराना पड़ेगा, तो मतलब यहाँ पे कितना नोड हो गया, एक नोड हो गया, ठीक है। और आर तो कभी जीरो हो नहीं सकता, तो ये इट विल टेंड टुवर्ड्स इंफिनिटी, ठीक है। आगे बात समझ में, इस ग्राफ का क्या मतलब है, अगर मतलब साई भी इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है और ये भी इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, तो कौन सा ऑर्बिटल है, एस, ठीक है। अब इसका तुम लोग बताओ क्या होगा, ये है साई और ये है आर, मुझे बनाना है 3s का, 3s में कितना एंगुलर नोड होगा, नहीं होगा, रेडियल नोड होगा, हाँ होगा, कितना होगा, दो नोड होगा, तो ये कितने बार कट करेगा, दो बार कट करेगा, तो ये कैसे कट करेगा, देखो ये ऐसे नीचे आया, एक बार कट किया, अब ये ऊपर जा रहा था, ये दोबारा कट करेगा और फिर एक यहाँ से पीक बना के फिर से ऐसे, तो मतलब पहला नोड और यहाँ दूसरा नोड, ठीक है। ग्राफ को बस हमें समझना है कि ग्राफ का मतलब क्या होता है, जो एस के लिए जो ग्राफ होगा, देखो एस के लिए जो भी ग्राफ है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम इंफिनिटी, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इंफिनिटी से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी में भी कुछ ना कुछ होती है। लेकिन अगर मैं पी और डी की बात करूं, तो पी और डी क्या होता है, अलोंग दी एक्सेस होता है, डम्बल शेप का होता है, मतलब नियर द न्यूक्लियस क्या होगा, ऐसे होता था ना, पी ऑर्बिटल कैसा होता था, ये होता था, ये पी एक्स है, मतलब यहाँ पे नियर द न्यूक्लियस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जीरो। और अगर डी की भी बात करें तो यहाँ पे भी क्या होगा, नियर द न्यूक्लियस जीरो होगा। लेकिन अगर एस की बात करें तो एस का तो ऐसे होता था, मतलब कहीं नियर द न्यूक्लियस कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी रहेगी, इसीलिए साई, साई कहाँ से शुरू होगा, इन्फिनिटी से शुरू होगा फॉर ऑल दी एस ग्राफ, ग्राफ को समझना हमें आना चाहिए। आगे बात समझ में, अब देखो बात कर रहे हैं पी की, बात करते हैं, देखते हैं पी का कैसे होगा। अब बात करते हैं साई वर्सेस पी, कहाँ से स्टार्ट होता है, 2p से ना, तो साई वर्सेस आर का 2p का देखते हैं। अब 2p में देखा जाए तो 2p ओरिजिन पे क्या हो, चाहे px हो, चाहे py हो, चाहे pz हो, ओरिजिन पे क्या होगा हमेशा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो, मतलब अब ये ग्राफ कहाँ से शुरू होगा, ओरिजिन से शुरू होगा। और 2p में कितने रेडियल नोड होते हैं, n माइनस एल माइनस वन करो, n माइनस एल माइनस वन करेंगे तो रेडियल नोड जीरो, और एंगुलर नोड भी कितने, वन, तो ये एंगुलर नोड को नहीं बताता, ये सिर्फ रेडियल नोड को बताता है, तो ये हो जाएगा आपका ऐसे, ये ओरिजिन से शुरू होगा और ऐसे इनफाइनाइट की ओर टेंड कर जाएगा, क्योंकि रेडियस जितना दूर होते जाएगा
प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ तो रह ही जाएगा, ठीक है, कभी जीरो नहीं होगा। आगे बात समझ में? मतलब इसको इसने एक भी बार कट नहीं किया, ओरिजिन पे जीरो था क्योंकि ओरिजिन पे तो नोड ही होगा पी और एक्स का, पी और डी का, ठीक है। तो साई वर्सेस आर ग्राफ आएगा तो समझ जाओगे। अब करते हैं बात साई स्क्वायर वर्सेस, पिछला वाला ओरिजिन से इसलिए नहीं पास कर रहा था क्योंकि ये एस ऑर्बिटल था। अब एस ऑर्बिटल में ओरिजिन के एकदम पास में देखूं तो भी कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होगी ना इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की, क्योंकि एस ऑर्बिटल कैसा है, स्फेरिकल शेप में, जबकि पी ऑर्बिटल तो कैसा था, ऐसा था। मतलब अगर ये बीच वाला ओरिजिन है तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन मिल ही नहीं रहा था, लेकिन अगर इधर देखें तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन मिल रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। ओरिजिन तो क्या है, एकदम माइन्यूटली स्मॉल है, इसलिए हम उसको ओरिजिन से नहीं पास करा रहे थे और इसको ओरिजिन से पास करा रहे हैं। डी में भी सेम होगा क्योंकि डी में भी क्या होता है, ओरिजिन से पास करता है, ओरिजिन पे जीरो होता है, ठीक। अब बात करते हैं साई स्क्वायर, साई स्क्वायर वर्सेस आर की। तो साई स्क्वायर वर्सेस आर की बात करें और वन एस की बात करें तो वन एस में तो सेम ही रहेगा, यहां से शुरू हो रहा था और एक भी बार नोड नहीं आ रहा था, तो साई स्क्वायर वर्सेस आर का वन एस का सेम रहेगा, ठीक है। ओनली डिफरेंस साई स्क्वायर, हमने साई को अब क्या लिख दिया, साई स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, मतलब कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी अब इसमें क्योंकि साई स्क्वायर कर दिया है। तो 2s में क्या हो रहा था, देखो वो वाला ग्राफ अगर मैं दिखाऊं तो ये 2s का ग्राफ था। अब 2s का ग्राफ देखो, अगर मैं इसको साई स्क्वायर कर दूं तो 2s वाला ग्राफ क्या हो जाएगा, दूसरे पेन से कर दूं, तो 2s वाला यहां तक तो आएगा, लेकिन यहाँ के बाद ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो यहाँ के बाद क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगा और ऐसे चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू तो ले नहीं सकता इसलिए ऐसे ले लेगा। तो अगर मैं साई स्क्वायर, समझ में आ गई बात, क्यों साई स्क्वायर, क्योंकि हम नेगेटिव नहीं ले सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, साई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ, इसमें तो नेगेटिव था ही नहीं कुछ तो फिर ऐसे ही रहा। 2s की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, एक बार तो ऐसे कट करेगा लेकिन नेगेटिव नहीं जा पाएगा, दोबारा से ऐसे हो जाएगा, ठीक है। देखो मैंने टच नहीं करा है आर को। 3s का देखें, 3s का कैसे हो जाएगा, साई स्क्वायर और आर 3s का, तो 3s में कितने बार कट कर रहा था, ऐसे नीचे जा रहा था फिर ऊपर जा रहा था, है ना, तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ जाएगा, दो पीक बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे कितना पीक बन रहा था, एक पीक बन रहा था, तो यहाँ पे कैसे बनेगा, एक एक और बार कट करेगा और ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे दो पीक बन गया। साई स्क्वायर वर्सेस पी की बात करें, मतलब आर की बात करें फॉर पी टू पी, तो सेम होगा इसमें भी, क्योंकि यहाँ पे कोई रेडियल नोड नहीं था, लेकिन यहाँ पे ओनली डिफरेंस क्या हो जाएगा कि ओरिजिन से पास करेगा हमारा ग्राफ, तो ये हो गया हमारा ऐसा, ठीक है। समझ में आ गया साई वर्सेस आर ग्राफ कैसे करेंगे और साई स्क्वायर वर्सेस आर स्क्वायर ग्राफ कैसे करेंगे। अब जो तीसरे तरह का ग्राफ था वो था 4 पाई r स्क्वायर साई स्क्वायर वर्सेस आर। तो इसमें क्या होता है, ये हमें बताता है बेसिकली नोड जो होता है वो बताता है नोड प्लस वन, यहाँ पे कितने नोड थे, टूपी का भी सेम होगा ना, टूपी का इसलिए सेम होगा क्योंकि वहां पे कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आ रही थी ना, तो कोई नोड आ रहा था, इसलिए सेम रहेगा। देखो साई स्क्वायर वर्सेस 4 पाई r स्क्वायर साई स्क्वायर और आर का ग्राफ अगर देखेंगे तो देखो, इसमें देखो यहाँ पे आर आ रहा है, मतलब ये तो आर से ओरिजिन से ही शुरू हो क्योंकि यहाँ पे भी आर का वाला टर्म आ रहा है, और इसमें जितने पहाड़ बनते हैं वो बनेंगे नोड प्लस वन, ये जो पहाड़ होता है ना, ये जितने भी पहाड़ बनेंगे वो बनेगा नोड प्लस वन। वनएस में कितने पहाड़ बन रहे थे, मतलब वनएस में कितने नोड थे, जीरो,
तो 1s में कितना पहाड़ बनेगा अगर 4πr² कर रहे हैं तो? नोड प्लस 1, एक पहाड़ बनेगा, तो एक पहाड़ बना देंगे। 2s में कितना पहाड़ बन रहा था? 2s में कितना नोड बन रहा था? एक। तो अब इसका कितना पहाड़ हो जाएगा? एक। और जो हर पहाड़ होता है वो दूसरे वाले पहाड़ से क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा, और ये हमारा बता रहा है क्या? नोड। ठीक है, और ये पहाड़ का जो पीक होगा हमेशा इस वाले पहाड़ से छोटा होगा। 3s का बना लोगे? 3s में कितने पहाड़ बनेंगे? 3s के लिए अगर बात करें तो 3s में 2 नोड हो रहे थे, तो 3 पहाड़ बनेंगे, और हर पहाड़ ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, इसमें जनरली एस का ही पूछा जाता है। तो इसका तुमको बताया तो था, वर्क फंक्शन क्या होता है? साई। साई की वैल्यू आपको गिवन है कितनी? 12.8 eV। ठीक है, और आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कोई मान लो ऐसे वो है, इस पे फॉल किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कितना? लैम्डा इक्वल्स टू 310। ठीक है, तो अब इसकी एनर्जी इतनी थी, थ्रेशोल्ड कितनी है? इतनी है, तो एनर्जी इसकी कितनी हो जाएगी? hc/λ, मतलब 12,400/310 eV। और थ्रेशोल्ड कितनी थी? इतनी थी, मतलब जितनी रह जाएगी, मतलब 12.8 माइनस कर दोगे, इतनी रह जाएगी, तो बाकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी तो हाफ mv²। हमसे क्या पूछ रहा है? वेलोसिटी पूछ रहा है, तो वेलोसिटी निकाल लेंगे। मास कितना लोगे? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेशन मुश्किल नहीं है, कैलकुलेशन बहुत इजी है। ये देखो 3 में गया और ये सीधे 40 में चला गया, तो 40 माइनस 12.8 कितना हो गया? 27.2। अब ये क्या हो गया? हाफ mv², मतलब 9.1 इंटू 10⁻31 kg। मीटर पर सेकेंड में है इसलिए हमेशा केजी में लेंगे। ठीक है, और इंटू v²। और ये क्या था? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था, और ये किस में है? एसआई यूनिट में है, तो इसको भी जूल में कन्वर्ट कर देते हैं बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ दिस। इसको 1.6, इसको 9 ले लो, सॉल्व कर दो, इसको 16 कर लो, इसको 272, इसको 27 कर लो, और इसको कर लो, ये हो जाएगा 10⁻⁻20, और ये हो जाएगा हाफ इंटू 9 इंटू 10⁻⁻31 v²। ठीक है, अब सॉल्व कर लो, अप्रोक्सीमेटली निकालना है आंसर। देखो देखो, आंसर में बहुत ज्यादा वो है, इसमें डिफरेंस है, और सॉल्व तो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि और कोई चारा है नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन। अब देखो इसमें क्यों गलती हो रही है भाई, ये हमें है x, दे रहा है क्या? y प्लस 2He4। ठीक है, और y हमें क्या दे रहा है? 8O18 और 1H1। तो यहाँ पे हम y का कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 19। ठीक है, और ये हो गया 9 और ये हो गया 19, तो ये क्या हो जाएगा? 11 और ये 23। हो गया ना? अब क्या बोल रहा है? मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन इन 4.6 ग्राम ऑफ एक्स। अब हमें मास पता चल गया इसका 23, तो मोल निकाल लेंगे कितना? 4.6 डिवाइडेड बाई 23। और इसमें न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? ये है आपका इलेक्ट्रॉन और ये है आपका प्रोटॉन, माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा? इंटू 12 Na। 0.2, ये हो जाएगा 2.4 Na। अच्छा, ये ग्राम में ही है ना, तो इसको Na करने की जरूरत नहीं है, तो 2.4 ही आएगा आंसर। ठीक है, क्या आंसर में? 2.4 मोल न्यूट्रॉन। ये नंबर मोल पूछा है, नंबर नहीं पूछा है, कितने मोल न्यूट्रॉन होंगे।
तो 2.4 न्यूट्रॉन होंगे। मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन पूछ रहा है, अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछता है तो 2.4 Na होता। नेक्स्ट क्वेश्चन। 19। 19 से पहले किसी का नहीं है कुछ? 10। लाइट रेडिएशन विद डिस्क्रीट आर कॉल्ड एज फोटॉन्स या फिर क्वांटा कहते हैं। 19 पर आती हूँ मैं। 19। 19। अच्छा जी, तो ये क्या बोल रहा है हमें? 3 एनर्जी लेवल है PQR सच दैट PQR, ठीक है। सबसे एनर्जी ऑफ P ये है P, ये है EQ और ये है ER। समझ में आ रहा है? λ1, λ2, λ3 इनके वेवलेंथ है रेडिएशन के, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू R2Q। R2Q क्या है हमारा? λ1। Q2P क्या है? λ2। और ये क्या है? λ3। ठीक है। सो व्हाट विल बी द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन λ1, λ2 एंड λ3? ठीक है, हमें पता है कि क्या होता है, वेव नंबर क्या होता है? रिडबर्ग इक्वेशन में हमने क्या देखा था कि अगर हम सबका वेव नंबर अगर ऐड कर दे तो वेव नंबर W(3) किसके बराबर हो जाएगा? W1 प्लस न्यू2, न्यू1 प्लस न्यू2 ऐसे हो जाएगा ना। तो इसके करस्पॉन्डिंग ये क्या हो जाएगा? 1/λ1 इज इक्वल्स टू 1/λ3 इज इक्वल्स टू 1/λ1 अपॉन 1/2। सिंपल। 15th पीछे मत जाया करो, जो पहले मैं 19 अगर आ गई तो फिर मैं 19 के आगे ही जाऊंगी, पीछे नहीं बताऊंगी। जब मैं पहले पूछूं तो क्यों नहीं बता रहे हो? Electromagnetic radiation of wavelength इतना is just sufficient to ionize sodium atom, then the ionization energy will be। तो ionization energy तो देखो वही हो जाएगी ना, Hc/λ के बराबर हो जाएगी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, बता रही हूँ ना। आयनाइजेशन एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी? Hc/λ। और आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? पर मोल होता है। और Hc/λ क्या होता है? पर एटम होता है। तो उसको पर मोल में करने के लिए उसको Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब क्या करोगे? 12,400 अपॉन क्या कर लोगे? 2420 इंटू N। ठीक है। रेडिएशन ऑफ लैम्डा इतना नैनोमीटर वाज irradiated on lithium work function इतना, then stopping potential in electron volt will be। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी मैक्स क्या होती है? मैक्सिमम कितनी हो सकती है? Hc/λ माइनस वर्क फंक्शन दैट इज 5। स्टॉपिंग पोटेंशियल हम क्या बोलेंगे? जो उस इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए जो पोटेंशियल लगाया जाए। तो ये क्या लिख हो जाएगा? E/V0, है ना, इज इक्वल्स टू Hc/λ माइनस 5। 5 की वैल्यू आपको गिवन है। Hc/λ आप कर लोगे 12,400 अपॉन 155 नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में। और ये क्या हो जाएगा? E से E तो कट ही जाएगा और V0 आ जाएगा हमारा। ठीक है। 23। If an hydrogen atom potential energy at infinite is chosen to be 13.6, then ratio of। अब मुझे बताओ, पहले तो ये बताओ कि पोटेंशियल एनर्जी होता कितना है, जो एक्चुअली होता कितना है इनफाइनाइट पे? 0। ठीक है, डिस्टेंस वो हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो जाएगा। अब ये 0 ना लेके क्या ले रहा है? 13.6 ले रहा है। ठीक है, 0 होना चाहिए लेकिन ये कितना ले रहा है? 13.6 में ऐड कर दे रहा है उसमें। तो अब बचाओ, टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा? टोटल एनर्जी कितना होता था इनफाइनाइट पे? -13.6।
तो उसमें हम क्या करेंगे, इसमें प्लस किया तो इसमें ही प्लस कर देंगे, -13.6 प्लस 13.6 तो कितना हो जाएगा, 0। तो टीई बाई के ई कितना हो जाएगा, एक चीज 0 हो गया तो दोनों क्या हो जाएगा, 0। आगे बात समझ में क्लियर है। देखो पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट पे होता कितना है, पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट पे होता है 0, लेकिन क्वेश्चन में कितना लिया है, 13.6, मतलब जितना भी होता है उसमें प्लस 13.6 कर दिया है, तभी तो आया 13.6। मतलब 0 ना लेके उसने रेफरेंस ले लिया है 13.6, मतलब हर चीज में हमें 13.6 अब ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल एनर्जी कितनी होती थी इनफाइनाइट पे, -13.6 प्लस 13.6 कर देंगे, वो कितना हो जाएगा, 0। नेक्स्ट 20, 25, 25 के बाद 29 करूंगी। What is likely to be orbit number for circular orbit of diameter 20 nanometer of hydrogen atom if we assume Bohr orbit to be the same as that represented by principal quantum number? देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, डायमीटर हमें गिवन है 20 नैनोमीटर, मतलब रेडियस हमें गिवन है कितना, 10 नैनोमीटर। और रेडियस क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेडियस, 0.529 n स्क्वायर बाई z होता था, और ये किस में होता था, एंगस्ट्रॉम में होता था, एंगस्ट्रॉम में होता था ना। तो 20 नैनोमीटर था, मतलब 10 नैनोमीटर था, तो ये क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10⁻⁻9। यहाँ से हम n स्क्वायर निकाल सकते हैं और n निकाल सकते हैं, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही तो पूछ रहा है हमसे, मतलब ऑर्बिट ही तो पूछ रहा है, और हाइड्रोजन के लिए तो z तो हमारा 1 ही हो जाएगा। बोलो, हो जाएगा ना 25। कैलकुलेशन तो देखो करना पड़ेगा, कैलकुलेशन नहीं करोगे तो क्या, अप्रोक्सीमेटली निकालना पड़ेगा आपको आंसर। ये क्या हो जाएगा, 0.529 n स्क्वायर इंटू 10⁻⁻10, और ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻9। तो ये यहाँ जाएगा, तो ये 10⁻⁻1 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा। तो 0.529 n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100। n स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100/0.5, अप्रोक्सीमेटली अगर करें तो ये हो जाएगा 1000/5। 1000/5 कितना हो जाएगा, 200 के अप्रोक्स, मतलब 200 से कम ही होगा, है ना। n स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर करूं तो कितना आएगा, 225। ठीक है, 10 का स्क्वायर करूं तो 100 आएगा, 16 का स्क्वायर करूं तो कितना आएगा। तो ऑप्शन क्या दिख रहा है इसमें, 14, 256, और इसमें आंसर क्या दिख रहा है, 14 आएगा आंसर। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली मैंने क्या बोला, मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया, 0.5 रख दिया, रखना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने ऑप्शन देखते हुए किया ये, कि ऑप्शन में डिफरेंस बहुत ज्यादा था इसलिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27। कौन सा क्वेश्चन है, 27, 29 या 27, चलो 27 भी है एक बच्चे का। किलो कैलोरी पर मोल में इसलिए आप लोग वो धोखा खा गए हो क्योंकि आपको किलो कैलोरी और किलो जूल में कन्वर्ट करना नहीं आता, है ना। तो इसको हमें किलो कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करने के लिए उसको हमें 4.2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अगर हमें एनर्जी गिवन है -78.4, तो उसको 4.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा किलो जूल पर मोल में। ठीक है, और ये क्या बोल रहा है, द ऑर्बिट ऑफ द, हाँ, अब ये किस ऑर्बिट के लिए आएगा किलो जूल पर मोल, तो इसको हम निकाल लेंगे। अब इसको देखो, किलो जूल पर मोल में है, और अगर हम ईवी में निकाल लेंगे तो हमें हाइड्रोजन का चारों तो याद किया होता है, याद किया होता है, याद है। हम्म,
किलोजूल पर मोल में से ईवी निकालना है। ईवी से किलोजूल पर मोल निकालने के लिए क्या करते थे, 96 से मल्टीप्लाई कर देते थे। अब हमें किलोजूल से ईवी करने के लिए 96 से डिवाइड कर देते हैं, तो सिंपली क्या करेंगे, 78.4 इंटू 4.2 अपॉन 96 कर दोगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा अप्रोक्सीमेटली, सॉल्व करके देखना जरा, 78 फोर जा 78 फोर जा 32 और ये हो गया 28 31 312 312 और ये 96 है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 3 में जाएगा, ये 3 में जाएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब -3 पॉइंट समथिंग आएगा। और -3 पॉइंट समथिंग किसके लिए आता था, कौन सी ऑर्बिट के लिए आता था, याद करो, -13.6, -3.4, -1.5 और 0.85। आ गया आंसर। कितना टाइम लगा और मैंने कितना सॉल्व किया। मेरी कैलकुलेशन तो बहुत गंदी है, तुम लोगों से भी गंदी होगी, लेकिन इतना तो कर ही सकते हैं ना। नेक्स्ट 29, गिवन डेल्टा एच फॉर प्रोसेस इज इतना मोल एंड लिथियम इज इतना मोल अप्रोक्सीमेटली। क्या बोल रहे हैं, डेल्टा एच, हाँ ठीक है। अब ये क्या है, लिथियम था गैस, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, मतलब एकदम से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ठीक है। और ये जब तीनों इलेक्ट्रॉन एक साथ निकाला तब जो इसका एनर्जी आया वो आया 19800 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो मैं अगर एक एक करके निकालू, मालूम मैं एक एक करके निकालती हूँ, तो एल गैस में से पहले तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो मान लो मेरा आया 520, इसमें गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। फिर दूसरा निकाला Li+2 बना के, और एक इलेक्ट्रॉन और निकाला, मान लो x आया Li+ में से। फिर Li+2 में से एक और इलेक्ट्रॉन निकाला, Li+3 आया, मान लो इसकी वैल्यू y आई। डेल्टा एच हम एनर्जी बोलते हैं, एंथैल्पी, एंथैल्पी मतलब एनर्जी जितनी रिलीज हुई या एनर्जी जितनी देनी पड़ी। अब इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो एनर्जी दोगे तभी तो इलेक्ट्रॉन निकाल पाओगे। अब ये देखो, ये 3 को अगर मैं ऐड कर दूं तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, ये देखो यहाँ से यहाँ कट जाएगा, ये यहाँ से यहाँ कट जाएगा, मतलब ये क्या आ जाएगा, Li गैस से Li+3+3 इलेक्ट्रॉन, और ये भी तीनों ऐड हो जाएगा क्योंकि एनर्जी है, ठीक है। और ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर, मतलब 520 + x + y किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये रिएक्शन तो वही वाली है, किसके बराबर हो जाएगा, 19800 के, हो जाएगा कि नहीं। तो IEx + y कितना हो जाएगा, 19800 - 520, ठीक है। अब देख लो दोनों में ऑप्शन में देखो ऐड करके किसका आ रहा है, 19800 - 520, मतलब ये आ जाएगा 19280, ठीक है। बस 10 मिनट की क्लास भी 10 ही मिनट की रह गई है, उसके बाद हम कर लेते हैं, ठीक है। x + y देख लो किस में आ रहा है, कौन से ऑप्शन में आ रहा है, देखो ए में ही आ रहा है शायद, 11775 और 750, तो वो 9 बन जाएगा, और लास्ट में 0 भी आ रहा है, ए में ही आ रहा है ना, तो ऐसे कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ कल का रिकॉर्डेड मैं अभी करवाती हूँ। 39, ये देखो क्या बोल रहे हैं 30 में कि सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम स्टेट 1 to 2, difference in the orbital radius is 24 times the first Bohr radius, 24 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं, रेडियस क्या होता है देखो, डिस्टेंस, डिफरेंस इन दी ऑर्बिटल रेडियस, हमें n1 n2 नहीं पता तो हम n1 n2 मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 0.529 n², और ये हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो Z1 हो जाएगा n1² - 0.529
N2 स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है? 24 इंटू 0.529 के बराबर आ रहा है फर्स्ट बोहर रेडियस, तो फिर यहाँ पे तो N1 ही हो जाएगा इंटू 1। ठीक, यही तो बोल रहा है क्वेश्चन। 529 529 529 कैंसिल, N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24। बताओ किसके लिए हो सकता है? ये 24 कैसे आ सकता है? जब हम 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर करें तभी 24 आएगा ना, 25 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर में तो आएगा नहीं। तो ये ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक की है? 5 to 1 1। 7 और 5, 7 और 5 कैसे? 49 माइनस 49, हाँ तो वो तो ऑप्शन में नहीं गिवन है ना, ऑप्शन के थ्रू जाएंगे हम। वेरी गुड, ये 7 और 9 वाले ने दिमाग लगाया, कुछ भी कहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31। 31 ही है ना नेक्स्ट। द स्पीशीज विच हैज फिफ्थ आयनाइजेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू इतना। तो फिफ्थ आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी एक ही चीज है, कौन सा कंडीशन फुलफिल कर रहा है? क्या बोल रहे हो तुम लोग? आयनाइजेशन पोटेंशियल गिवन है, मतलब हमें आयनाइजेशन एनर्जी गिवन है कितनी? इतनी ईबी। फॉर्मूला लगा दो, कितनी? 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। फुलफिल तो कर रहा है लेकिन ऑप्शन में नहीं गिवन है ना बेटा, अगर ऑप्शन में गिवन होता तो वही होता आंसर, 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो ये हमें गिवन है, हमें जेड निकालना है, तो 340 ऐसा क्वेश्चन किया तो था हमने, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3400 13136 इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर। ये किसके बराबर आएगा देखो, ये जाएगा 13 13। बी और बी पॉजिटिव में ये फर्क है कि बी के लिए, एक्चुअली ये क्वेश्चन में गलती है, नहीं बी पॉजिटिव नहीं होगा। अगर बी पॉजिटिव होता तो ये, अगर उसके लिए हम बात कर रहे होते, इसमें बी पॉजिटिव होना चाहिए, आयन तो बी पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन स्पीशीज जिसके लिए Z इक्वल्स टू 5 आ रहा है वो कौन होगा? बोरॉन। इसमें आयन नहीं पूछा है, स्पीशीज पूछा है। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी तो हम किसका निकालेंगे? जो ऑलरेडी न्यूट्रल था, तो बोरॉन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोनाइज होने का क्या मतलब है? आयनाइज होने का मतलब है कि अगर आपको गिवन नहीं है कुछ, तो इसका मतलब है कि न्यूट्रल को आयनाइज किया है आपने। अगर बी पॉजिटिव होता सिर्फ ऑप्शन, तो सिर्फ बी पॉजिटिव हो जाता आंसर, लेकिन बी पॉजिटिव और बी भी है, इसलिए बी है आंसर। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज इतना, द एनर्जी लेवल करस्पॉन्डिंग टू n इक्वल्स टू 5। ये क्या सवाल है? क्या मजाक है ये? इसमें क्या दिक्कत है भाई? 13.6 को 25 से डिवाइड कर दो, माइनस 13.6 डिवाइडेड बाई 25, और 0.85 से तो देखो कम ही होगा, 0.85 से कम होगा मतलब 0.54 होगा। 39, if in hydrogen atom x is the radius of first Bohr orbit, de Broglie wavelength of the electron in third orbit will be। तो x हमें दिया है फर्स्ट ऑर्बिट का, मतलब r1 हमें गिवन है कितना? x, और x किसके बराबर है? 0.529 इंटू 1 स्क्वायर, क्योंकि हाइड्रोजन है तो z स्क्वायर इसका 1 ही होगा। तो ये है हमारा x कितना है? 0.529 एंगस्ट्रॉम, पहली बात। ठीक, अब क्या बोल रहा है? थर्ड ऑर्बिट का हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने को बोल रहा है, तो निकाल लेते हैं। देखो क्या हो जाएगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ, पहले तो रेडियस r3 निकाल लेते हैं, ये क्या हो जाएगा? 0.529 इंटू 3 स्क्वायर एंगस्ट्रॉम, मतलब क्या लिख सकते हैं इसको? 9x, 9x लिख सकते हैं।
और लैम्डा किसके बराबर होता है? जितना उसका सरकमफ्रेंस है 2πr3 अपॉन जितना उसका ऑर्बिट का वो है, यही होता है ना लैम्डा। किसके बराबर हो जाएगा ये? 2π × 9x अपॉन 3। तो ये 3 में जाएगा, कितना आ जाएगा? 6πx। अब ये देखो इसमें क्या किया है डी ब्रॉगली को, ये कोई फॉर्मूला नहीं है बेटा, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। हमने याद करो किया था, लैम्डा क्या होता था? वेवलेंथ। 39 में अभी समझा रही हूँ, रुक जाओ पहले। इसमें क्या बोल रहे हैं? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को फिर से दोबारा पढ़ो और उसके बाद निकालो आंसर इसका। देखो यू क्या है आपका? पोटेंशियल एनर्जी। एक सेकेंड ये वाला कर देते, और के क्या है आपका? काइनेटिक एनर्जी। तो इसको टोटल एनर्जी के फॉर्म में निकालें तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, है ना? होता है कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, और ये हो जाएगा 13.6 इंटू 2² / 1² इंटू 2। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? और ये हो जाएगा आपका 13.6 Z² / 1²। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? और ये किसके बराबर है? 8:1 के। तो Z क्या हो जाएगा हमारा? 1।